Hi everyone, in this video lecture we will study about the Vijayanagar Empire, its main rulers, their contribution in history and the administration of Vijayanagar Empire. So before proceeding to the main dynasties and the main rulers of the Vijayanagar Empire, let's look at the intro first. Vijayanagar Empire को City of Victory भी कहा जाता था और ये सिटी का नाम भी था और एक एम्पायर का नाम भी था। तो अगर इसकी फाउंडेशन की बात की जाए तो दो ब्रदर्स थे, हरिहर राय एंड भुक्का राय, इन्होंने फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर को और इसकी फर्स्ट डायनेस्टी को, जिसका संगम डायनेस्टी कहा जाता था। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये लोग वरंगल के ककत्या रूलर्स के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनको काम्पिली किंगडम का मिनिस्टर्स बना दिया जाता है। अब जब मोहम्मद तुगलक अटैक कर देते हैं काम्पिली पे, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम रेबल्स को रिफ्यूजी प्रोवाइड की गई थी, तो इन दोनों ब्रदर्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है इस्लाम में और फिर इनको उसी किंगडम में अपॉइंट किया जाता है सो दैट वो जहाँ और जो रेबिलियंस हैं उनके साथ वो लोग डील कर सकें। लेकिन कुछ समय बाद हरिहर और बुक्का राय जो हैं ये अपने नए मास्टर को छोड़ देते हैं और गुरु विद्यारण्य जो हैं, इनके जो गुरु थे, उन्होंने इनको फिर से हिंदुज़म में रीएडमिट किया और फिर इन्होंने उनके कहने पे, अपने गुरु विद्यारण्य के कहने पे हरिहर राय और बुक्का राय ने एक नई कैपिटल इस्टेब्लिश की विजयनगर में। अब इसकी फाउंडेशन की बात पहले ही हो चुकी है, तो इसकी फाउंडेशन डेट थी 1336। और अगर रिलीजियस फेथ की बात की जाए तो अर्ली विजयनगर रूलर्स जो हैं वो शैविज़म के फॉलोअर्स थे, मतलब कि लॉर्ड शिवा के फॉलोअर्स थे, लेकिन बाद में जो लेटर रूलर्स थे वो वैष्णविज़म को फॉलो करना शुरू हो गए थे। अब वैष्णविज़म को फॉलो कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि शैविज़म को उन्होंने कम्प्लीटली अबेंडन कर दिया था, अभी भी लॉर्ड शिवा की वर्शिप जो है वो कंटिन्यू थी। और विरूपक्ष जो थे ये इनके फैमिली डिटी या फैमिली गॉड थे। तो कैपिटल की अगर बात की जाए तो इन्होंने हम्पी को अपनी कैपिटल बनाया था और 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। तो अब हम बात कर लेते हैं विजयनगर एम्पायर की मेन डायनेस्टीज़ की। तो विजयनगर एम्पायर पे 4 मेन डायनेस्टीज़ का रूल रहा। फर्स्ट डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे हरिहर राय एंड भुक्का राय। सेकंड डायनेस्टी थी सुलवा डायनेस्टी। थर्ड वन वाज द तुलवा डायनेस्टी एंड द फोर्थ वन वाज अरावडू डायनेस्टी। अब जब तक विजयनगर एम्पायर अपनी एग्जिस्टेंस में रहता है तब तक इसकी कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है बहमानी किंगडम के साथ। अब जो इसकी कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी बहमानी किंगडम के साथ वो थी 3 मेन रीजन्स को लेके। इसमें फर्स्ट रीजन थी रायचूर द्वाब, जो कि फर्टाइल रीजन थी कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच। सेकंड वाला एरिया जो था कॉन्फ्लिक्ट का वो था तुंगभद्रा द्वाब, जो कि फर्टाइल एरियाज थे कृष्णा गोदावरी डेल्टा के। और थर्ड एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था मराठवाड़ा रीजन। और द्वाब का मतलब होता है 2 रिवर्स के बीच का जो फर्टाइल एरिया होता है उसको द्वाब बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर की फर्स्ट डायनेस्टी को, जो कि थी संगम डायनेस्टी। इसकी फाउंडेशन होती है 14th सेंचुरी में बाय हरिहर 1 एंड बुक्का राय 1। इसके मेन रूलर्स थे हरिहर 1, बुक्का 1, हरिहर 2, देवराया 1 एंड देवराया 2। तो सबसे पहले देख लेते हैं हरिहर को। हरिहर जो थे ये फाउंडर थे संगम डायनेस्टी के, जैसे कि मैंने पहले बताया। इनको हक्का या वीर हरिहर भी कहा जाता था। इसके अलावा इनको कर्नाटका विद्या विलास और आर्यविभदा मतलब फायर टू एनिमी किंग्स कहा जाता है। इसके अलावा इनको एक और टाइटल दिया गया था जो था भाष्य गेत्व आर्यगंदा। सॉरी, ये थोड़ी साउथ में के नेम्स हैं तो प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो प्लीज़ पार्डन मी। और इसका मतलब होता है पनिशर ऑफ फीडर लॉर्ड्स, मतलब उन फीडर लॉर्ड्स को पनिश करने वाला जो कि इनकी इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं कर रहे। इसके बाद थे बुक्का। बुक्का का रूल रहता है 1356 से लेके 1379 तक। इन्होंने विद्यानगर की सिटी को स्ट्रेंथन किया और इसका नाम बदल के रख दिया विजयनगर। अब विद्यानगर इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि इनके गुरु थे विद्यारण्य, जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था। अब इन्होंने क्या किया, वैष्णव्स और जैन्स जो थे इनके बीच में हारमोनी फिर से इस्टेब्लिश की। अब मालाबार, सिलोन और जो दूसरी कंट्रीज़ थे उनके एम्बेसडर्स भी जो हैं इनके कोर्ट में आते रहते थे। उसके बाद थे देवराया 1। इनका टाइम पीरियड था 1406 से लेके 1422 तक। ये थर्ड सन थे हरिहर 2 के। इनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने इरिगेशन वर्क करवाए। इन्होंने तुंगभद्रा रिवर पे एक डैम बनवाई थी। उसके अलावा इन्होंने कुछ कैनाल्स बनवाई। अब एक फेमस पर्सन थे जिनका नाम था निकोलो डी कॉन्टी, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर थे। इन्होंने विजयनगर में विजिट किया था देवराय 1 की रीन के ड्यूरिंग।
इसके बाद संगम डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर आते हैं देवराया टू। इन्होंने 1423 से लेके 1446 तक रूल किया। ये देवराय फर्स्ट के ग्रैंडसन थे। इन्होंने अपनी आर्मी में मुस्लिम कैवेलरी मैन और आर्कर्स को लार्ज स्केल में एम्प्लॉय किया। इससे पहले देवराय फर्स्ट ने भी मुस्लिम कैवेलरी मैन को अपनी आर्मी में रखा था, लेकिन अगर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट मुस्लिम कैवेलरी मैन को और आर्कर्स को इन्होंने देवराया टू ने प्रोवाइड करी थी। कैवेलरी मैन होते हैं घुड़सवार और आर्कर्स होते हैं ये जो तीर कमान चलाने वाले होते हैं। अब इनको ये जो देवराय सेकंड है इनको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। इनकी इंस्क्रिप्शंस में इनको गजबेटकर का टाइटल दिया गया है, जिसका मतलब होता है एलिफेंट हंटर। श्रीलंका भी उस टाइम पे इनको रेगुलर ट्रिब्यूट पे कर रहा था। अब इनके एक फेमस कोर्ट पोइट थे जिनका नाम था दिनदिम। अब एक और फेमस पर्सनैलिटी थे श्रीनाथ। श्रीनाथ को कवि सार्वभौमा का टाइटल दिया गया था। एक पर्शियन ट्रैवलर थे जिनका नाम था अब्दुल रज़ाक। ये शाहरुख के एनवॉय थे, या जिसको हम एम्बेसडर बोलते हैं, एम्बेसडर थे ये शाहरुख के। ये पर्शियन ट्रैवलर थे। इन्होंने विजयनगर में विज़िट किया था इनके टाइम पीरियड में ही। संगम डायनेस्टी के बाद सेकंड मेन डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की, सुलवा डायनेस्टी। सुलवा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1485 टू 1505। इसके फाउंडर थे नरसिम्हा, जिनको सलुवा नरसिम्हा भी बोला जाता था। अब देखिए हर एक डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स होते हैं, लेकिन हम उन सबको नहीं पढ़ते, हम सिर्फ उन रूलर्स का ही पढ़ते हैं जिनका कुछ ज़्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है। तो इसके मेन रूलर्स थे तिरुमल और इमादी नरसिम्हा। ये दोनों छोटे थे, तो इसलिए नरसा नायक जो है वही जो राज सिंहासन की जो भी बागडोर है वही संभाल रहे थे। अब एक फेमस पोर्टुगीज़ ट्रैवलर थे वास्को डी गामा। तो इन्होंने कैलिकट में लैंड किया 1498 में ड्यूरिंग द रीन ऑफ नरसिम्हा। उसके बाद थर्ड डायनेस्टी थी तुलवा डायनेस्टी। इसके मेन 4 रूलर्स थे वीर नरसिम्हा राया, कृष्ण देवा राया, अच्युत देवा एंड सदाशिव राया। तो तुलवा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1505 टू 1570। इसके फाउंडर थे वीर नरसिम्हा। ये थर्ड डायनेस्टी थी जिसने विजयनगर एम्पायर पे रूल किया। और इस डायनेस्टी के जो मोस्ट फेमस किंग थे वो थे कृष्ण देवा राय का टाइम पीरियड था 1509 टू 1529 AD। इनको आंध्र भोजा भी कहा जाता था। इन्होंने बहमानी किंगडम के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करी और बहमानी किंग्स का जो भी इंटरवेंशन था इनके किंगडम में उसको इन्होंने स्टॉप किया। इसके अलावा इन्होंने आदिल शाह को हरा के मोहम्मद शाह को वहाँ से आज़ाद कराया और इसीलिए इनको टाइटल दिया गया यवन राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य का। अगर इनके किंगडम के एक्सटेंड की बात करें तो इनका किंगडम नॉर्थ में कृष्णा रिवर से लेके साउथ में कावेरी रिवर तक एक्सटेंडेड था और वेस्ट के अरेबियन सी से लेके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक एक्सटेंडेड था। इसके अलावा इन्होंने कुछ फेमस वर्क्स लिखे, उसमें से एक था अमुक्त माल्यड़ जो कि एक तेलुगु वर्क था पॉलिटी पे। इसके अलावा इन्होंने एक संस्कृत ड्रामा लिखा जिसका नाम था जाम्बवती कल्याणम। कृष्ण देवा राय एक ग्रेट बिल्डर भी थे। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, फॉर एग्जाम्पल हजारा रामा टेम्पल एंड विट्ठल स्वामी टेम्पल। इन्होंने एक नई सिटी की फाउंडेशन की जिसको नागलपुरम बोला गया और ये नागलपुरम सिटी इनकी वाइफ नागला देवी जो क्वीन थी इनकी, उनकी मेमोरी में बनवाई गई थी। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, तमिल स्कॉलर्स और पोएट्स को भी पैट्रोनाइज किया। इनके कोर्ट में 8 एमिनेंट स्कॉलर्स थे। कृष्ण देवा राय के कोर्ट में 8 एमिनेंट स्कॉलर्स थे जिनको अष्ट दिग्गज बोला जाता था। अष्ट का मतलब होता है 8। तो इसमें सबसे पहले थे अल्लासन्नी पेड़ना। तो ये मनुचरितम के ऑथर थे और इनको एक टाइटल दिया गया था आंध्र कवि पितामह का। उसके बाद थे नंदी थिम्मन जो हैं ये ऑथर थे परिजात पराहनम के। उसके बाद थे मध्यगिरी मल्लाना, फिर दूर जाति। 5th वन वाज अयल रज्जू राम भद्रुडू। उसके बाद थे पिंगली सूरना। उसके बाद राम राजभूषणा और 8th वाले थे तेनाली रामकृष्णा। ये तेनाली रामकृष्णा वही हैं जिनकी स्टोरीज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनको तेनाली रामा बोला जाता है और जिनके ऊपर आज भी आप देखेंगे बहुत सारी सीरियल्स बनाए जाते हैं। अब 4th डायनेस्टी थी अरवैडू डायनेस्टी। अरवैडू डायनेस्टी के फाउंडर थे तिरुमल। ये 4th और लास्ट हिंदू डायनेस्टी थी जिसने विजयनगर एम्पायर पे रूल किया साउथ इंडिया में। अब धीरे धीरे इसके बाद देखेंगे एम्पायर श्रंक हो जाएगा और डायनेस्टी का एंड हो जाएगा 1646 में। अब एक और ख़ास इवेंट जो इसके एंड को मार्क करता है वो थी बैटल ऑफ तलीकोटा जो कि 1565 में हुई थी। बैटल ऑफ तलीकोटा को बैटल ऑफ बनीहट्टी या फिर बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी बोला जाता है। तलीकोटा जगह का नाम है, बनीहट्टी भी जगह का नाम है। इसके
इसके बाद हम देखेंगे कृष्णदेवराय के बाद जितने भी सक्सेसर्स आएंगे वो वीक थे, एक के बाद एक वीक सक्सेसर आते गए और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदार के जो रूलर थे उन्होंने अपने फोर्सेस को कंबाइन किया और एक कंबाइंड वॉर डिक्लेयर कर दी विजयनगर एम्पायर पे। उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर में आलिया राम राय का रूल चल रहा था। आलिया राम राय को हरा दिया गया, फिर उनको कैप्चर करके मार दिया गया, विजयनगर को लूटा गया और बुरी तरीके से उसको रुइन किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं एक इतने वास्ट एम्पायर का एंड हो जाता है। अब हम देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिनको बोला जाता था मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। मंडलम का जो गवर्नर हुआ करता था उसको मंडलेश्वर या नायक बोला जाता था। इसको इतनी ऑटोनॉमी दी गई थी कि ये स्मॉल डिनोमिनेशंस के लिए जो कॉइन्स हैं वो इशू कर सकता था, ये नए टैक्स इम्पोज कर सकता था और पुराने वाले टैक्सेस को हटा सकता था। उसके बाद सोर्सेज ऑफ इनकम, तो इनकम के लिए इनकम कौन कौन से सोर्सेज से आती थी, तो लैंड रेवेन्यू से आती थी, ट्रिब्यूट्स जो गिफ्ट्स लिए जाते थे वासल से या फीडल चीफ से वहाँ से आती थी, जो पोर्ट्स पे कस्टम्स लगाई जाती थी या ड्यूटीज़ लगाई जाती थी वहाँ से, और जो अलग अलग प्रोफेशंस पे टैक्स लगाए जाते थे वहाँ से भी स्टेट की इनकम का एक पार्ट बनता था। देन आर्मी, तो आर्मी में कैवेलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एलिफेंट से। कैवेलरी मतलब घोड़े, इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले सैनिक, आर्टिलरी मतलब ये जो तोप और गोला बारूद वाला सिस्टम, और इसके अलावा एलिफेंट्स थे। ये लोग नयनकार सिस्टम फॉलो करते थे। नयनकार सिस्टम में क्या था कि आर्मी का जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे उनको नायक्स बोला जाता था या पॉलीगर्स बोला जाता था। अब इनको ना, इनकी जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेट को, उसके बदले में इनको लैंड दी जाती थी और उस लैंड को बोला जाता था अमरम। इसके अलावा एक और तरह की लैंड थी मान्यम। मान्यम जो है वो टैक्स फ्री लैंड हुआ करती थी। अब विलेज अफेयर्स को देखने के लिए एक 12 फंक्शनरीज़ की बॉडी को ऑर्गेनाइज किया गया जिनको अयंगर्स बोला गया। देन पोजीशन ऑफ वुमेन, अब कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि वुमेन की पोजीशन कुछ इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई थी, जबकि कुछ दूसरे हिस्टोरियंस का कहना है कि वुमेन को हाई पोजीशन दी गई थी और ये एक्टिव पार्ट ले रही थी सोशल, पॉलिटिकल और लिटरेरी लाइफ थी जो एम्पायर की उसमें। तो वुमेन जो है बैटल्स के लिए भी जाया करती थी, जंग लड़ने भी जाया करती थी। और इसके अलावा विजयनगर एम्पायर जो है ये ही सिर्फ ऐसा एक इकलौता एम्पायर था मेडिवल इंडिया का जिसमें वुमेन को एम्प्लॉय किया गया था स्टेट सर्विसेज में। इसके अलावा विडो रीमैरिज को भी प्रमोट किया जाता था उस टाइम पे। देन वी हैव कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो विजयनगर आर्किटेक्चर का चीफ करेक्टरिस्टिक यही है कि ये लोग टाल, राया या गोपुरम जिसको गेटवे बोला जाता उसको कंस्ट्रक्ट करते थे और कल्याण मंडप बनाते थे। कल्याण मंडप इज़ अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर जिसमें टेंपल का ही एक पार्ट होता है ये, तो टेंपल प्रीमाइसिस में कल्याण मंडप बनाया जाता था। इसके अलावा जो पिलर्स पे जो स्कल्पचर किया जाता है, स्कल्पचर मतलब जो भी पत्थर पे आप काम कर रहे हो, नक्काशी कर रहे हो, उसको स्कल्पचर बोला जाएगा। स्कल्पचरल वर्क या मूर्ति कला या जो भी, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो स्कल्पचर में ये लोग क्या करते थे, इस स्कल्पचर को काव करना एक डिस्टिंक्टिव फीचर था विजयनगर एम्पायर में। अब जब वो अलग अलग चीज़ें काव करते थे पत्थर पे, तो उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ जो थी वो था हॉर्स। तो हॉर्स की कार्विंग्स हमें मोस्ट ऑफ द पिलर्स में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो बनाए गए थे वो था विठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामस्वामी टेम्पल और स्टोन चैरियट एट हम्पी। ये सब बनवाए थे कृष्णदेवराय में, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके अलावा वराधराज और एकम परांत का टेम्पल्स जो है कांचीपुरम में, ये भी फेमस थे विजयनगर एम्पायर में। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी जिसमें संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, तमिल जो थी ये भी फ्लरिश कर रही थी उस टाइम पे। इसके बाद इनकी इकोनॉमी देख लेते हैं। टेबल के राइट हैंड साइड पे है इकोनॉमी। नेम ऑफ ट्रैवलर्स हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इकोनॉमी देख लेते हैं। तो इकोनॉमी में चीफ गोल्ड कॉइन जो हुआ करता था उसको वराहा या पगोड़ा बोला जाता। पगोड़ा मीन्स गोल्ड कॉइन। तो उसके नीचे हुआ करता था पेटा। पेटा जो है वो वराहा का हाफ हुआ करता था। इसके नीचे था फनाम। फनाम मतलब 1/10 हुआ करता था पेटा का। मतलब कि सबसे जो बड़ा वाला होगा कॉइन, चीफ गोल्ड कॉइन जो होगा वो था वराहा, उसके नीचे पेटा आता था और उसके नीचे फनाम आता था। इसके अलावा सिल्वर कॉइन भी था जिसको टार कहा जाता था और कॉपर कॉइन को जीतल कहा जाता था। अब ये एक्सपोर्ट का भी अच्छा खासा इनका बिजनेस चल रहा था। तो इसमें चीफ आइटम्स थी जो एक्सपोर्ट की वो था कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, राइस, सॉल्ट, पेपर। यहाँ पे पेपर कर लेना, PEPER, सॉल्ट, पेपर और शुगर। उसके अलावा इंपोर्ट्स में क्या क्या लेते थे ये, हॉर्सेस सेंट्रल एशिया से मंगवाते थे ज़्यादातर। उसके अलावा पर्ल्स, कॉपर और कोरल। और शिप बिल्डिंग की आर्ट भी उस टाइम पे काफ़ी डेवलप हो चुकी थी।
तो अब हम देखेंगे मेन ट्रैवलर्स जिन्होंने विजयनगर एम्पायर में विज़िट किया और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले हैं अबू अब्दुल्ला, इनको इब्न बतूता भी बोला जाता है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी रिहाला, ये मोरक्को से थे और हरिहर वन के टाइम पे ये आए थे इंडिया में। उसके बाद थे निकोलो डी कॉन्टी, इटली से थे और ये देवराय वन के टाइम पे आए थे। फिर थे अब्दुल रज़ाक, ये पर्शिया के ट्रैवलर थे और ये देवराय सेकंड के टाइम पे आए थे इंडिया में। उसके बाद डुआर्ट बारबोसा, ये पुर्तगाल से थे और कृष्ण देवराय के टाइम पे आए थे। देन लास्ट वन थे डोमिनिगो पायस, ये भी पुर्तगाल से थे और ये कृष्ण देवराय के टाइम पीरियड में इन्होंने विजिट किया विजयनगर एम्पायर में, जो कि इंडिया में था, साउथ इंडिया में।